परिचय। यूरोपीय इतिहास में एक विशाल व्यक्तित्व नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी क्रांति के अशांत समय के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1769 में कोर्सिका में जन्मे वह सैन्य रैंकों के माध्यम से फ्रांसीसी राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। जबकि नेपोलियन को अक्सर एक क्रांतिकारी नायक के रूप में देखा जाता है जिन्होंने क्रांति के सिद्धांतों का समर्थन किया, लेकिन उनकी सत्ता में वृद्धि और फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना ने उनके वास्तविक उद्देश्यों और उनके शासन की प्रकृति के बारे में कई प्रश्न उठाए। प्रारंभिक जीवन और सैन्य कैरियर। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन उनकी कोर्सिकन विरासत और सैन्य गौरव की तीव्र इच्छा से चिह्नित था। 1785 में उन्होंने पेरिस में सैन्य अकादमी से स्नातक किया, जिसमें उन्होंने असाधारण रणनीतिक और सामरिक कौशल का प्रदर्शन किया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 एक ऐसी अवधि जिसमें फ्रांस में गहरा राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल चल रहा था, तब नेपोलियन के करियर ने उड़ान भरी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में एस्टेट्स जनरल के गठन के साथ शुरू हुई एक प्रतिनिधि सभा जिसने फ्रांस के वित्तीय संकट को दूर करने का प्रयास किया। जैसे जैसे अशांति बढ़ी, क्रांतिकारियों ने 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल में तूफान मचा दिया, जो एक प्रतीकात्मक मोड़ था। क्रांति ने कट्टरपंथी गुटों के उदय को देखा, जैसे कि जैकोबिन, जिन्होंने राजशाही को खत्म करने और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित एक गणतंत्र स्थापित करने की मांग की थी। नेपोलियन की प्रमुखता। नेपोलियन की सैन्य क्षमता सैन्य अभियानों 1796 से 1797 के दौरान स्पष्ट हो गई, जहां उन्होंने ऑस्ट्रियाई और इतालवी सेनाओं के खिलाफ कई निर्णायक जीत हासिल की। उनकी सफलताओं ने उन्हें राष्ट्रीय प्रमुखता तक पहुंचाया और वह एक नायक के रूप में फ्रांस लौट आए। 1799 में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच नेपोलियन ने तख्तापलट किया, प्रभावी रूप से क्रांतिकारी चरण को समाप्त कर दिया और खुद को फर्स्ट कौंसल के रूप में स्थापित किया। कंसुलेट एरा 1799 से 1804। कंसुलेट युग के दौरान नेपोलियन ने सत्ता को मजबूत करने और फ्रांस को स्थिर करने के उद्देश्य से कई सुधार लागू किए। समानता की रक्षा के लिए नेपोलियन कोड एक व्यापक कानूनी प्रणाली पेश की गई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने केंद्रीकृत प्राधिकरण शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन किया और 1801 के कॉनकॉर्ड के माध्यम से कैथोलिक चर्च के साथ संबंधों को सुधार दिया। सम्राट के रूप में राज्याभिषेक 1804 में नेपोलियन ने नोट्रे डेम कैथेड्रल में एक भव्य समारोह में खुद को फ्रांसीसी सम्राट घोषित किया। इस कदम ने गणतंत्र के क्रांतिकारी आदर्शों से उनका दूर होना माने जाना लगा और नेपोलियन युग की शुरुआत का संकेत दिया। राज्य में सुधार। नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य राज्य तंत्र का आधुनिकीकरण करना था। उन्होंने जो केंद्रीकृत नौकरशाही स्थापित की, उसका उद्देश्य शासन को सुचारू बनाना, दक्षता सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार को कम करना था। प्रीफेक्ट नियुक्त प्रशासक केंद्र सरकार के स्थानीय प्रतिनिधि बने, जिससे क्षेत्रों में अधिक समान प्रशासन सुनिश्चित हुआ। शैक्षणिक परिवर्तन। शिक्षा के महत्व को पहचानते हुए नेपोलियन ने फ्रांसीसी शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त सुधार किए। 1808 में फ्रांस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करना था। पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पहचान और राज्य के प्रति निष्ठा पैदा करने के लिए मानकीकृत किया गया था। धार्मिक सुलह। 1801 में नेपोलियन ने कैथोलिक चर्च के साथ कॉनकॉर्डेट पर हस्ताक्षर किए, जो क्रांतिकारी काल के दौरान तनावपूर्ण संबंधों को ठीक कर रहा था। राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को बनाए रखते हुए कॉनकॉर्डेट ने कैथोलिक धर्म को बहुसंख्यक धर्म के रूप में मान्यता दी, जिससे सामाजिक स्थिरता में योगदान मिला। सैन्य अभियान और विजय। आधिपत्य की उनकी खोज के कारण नेपोलियन ने यूरोप भर में सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की, जिन्हें नेपोलियनिक युद्ध 1803 से 1815 के रूप में जाना जाता है। ऑस्टरलिट्स 1805 और जेनारेस्टेड 1806 में जीत ने एक सैन्य प्रतिभा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। हालांकि 1812 में रूस पर आक्रमण विनाशकारी साबित हुआ, क्योंकि कठोर रूसी सर्दियों और झुलसे हुए पृथ्वी रणनीति के कारण ग्रैंड आर्मी का पतन हो गया। पतन और निर्वासन।
1813 में लीपजिग की लड़ाई के साथ नेपोलियन के खिलाफ ज्वार बदल गया, जहां उनकी सेना को काफी नुकसान हुआ। 1814 में मित्र सेना ने पेरिस में प्रवेश किया और नेपोलियन को पदभ्रष्ट करके एल्बा द्वीप पर निर्वासन में भेज दिया। हालांकि वह 1815 में 100 दिनों के लिए फ्रांस लौट आए, जिसका समापन वाटरलू की लड़ाई में हुआ, जहां उन्हें निर्णायक हार मिली। विरासत और ऐतिहासिक बहस। नेपोलियन की विरासत ऐतिहासिक बहस का विषय है। कुछ उन्हें एक क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिन्होंने प्रबोधन के आदर्शों का समर्थन किया, जबकि अन्य उन्हें सत्ता के भूखे निरंकुश के रूप में देखते हैं जिन्होंने क्रांति के सिद्धांतों को धोखा दिया। नेपोलियनिक कोड आज भी बने रहे हैं और दुनिया भर में कानूनी प्रणालियों को प्रभावित किया है, लेकिन उनकी सैन्य विजयों से भी व्यापक रूप से पीड़ा और जान की हानि हुई थी। निष्कर्ष। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन और करियर फ्रांसीसी क्रांति की उथल-पुथल भरी घटनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनकी सैन्य प्रतिभा और प्रशासनिक सुधारों ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, लेकिन एक क्रांतिकारी जनरल से एक सम्राट में उनका परिवर्तन क्रांतिकारी आदर्शों के प्रति उनकी सच्ची प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है। चाहे उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में सराहा गया हो या एक सत्ता के भूखे निरंकुश के रूप में आलोचना की गई हो, नेपोलियन बोनापार्ट ने निस्संदेह 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोपीय इतिहास को आकार दिया। नेपोलियन बोनापार्ट की विरासत पर आपकी क्या राय है? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार लिखें और इतिहास की और अधिक दिलचस्प जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अलविदा।